जैसा कि हम लोग लास्ट क्लास में क्या कर लिए थे, पोषण को शुरू किए थे, जिसमें हम लोग अमीबा तक के पोषण का हम लोग क्या करनी थी, बात कर लिए थे। ठीक है। आज हम लोग को वहां से आगे बढ़ना है और हम लोग का एक लास्ट टॉपिक जो है बचा हुआ है इस चैप्टर में, कौन सा, मनुष्य में पोषण। ठीक है। आज इसको कंप्लीट करके चैप्टर को खत्म करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग लगा लेते हैं मनुष्य में पोषण का। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग लगा लेते हैं मनुष्य में पोषण। ठीक है, चलिए इस बात का समझेंगे हम लोग डिटेल में बिल्कुल। तो पहले एक बात समझिए कि हमारे पास ये जो मनुष्य है, मनुष्य के बारे में अगर बोले तो मनुष्य हमारे पास क्या है, एक उच्च श्रेणी का जंतु है। ठीक है, काफी डेवलप जंतु है। ठीक है। तो ये हमारे पास उच्च श्रेणी का जंतु है। अगर उच्च श्रेणी का जंतु है तो इसमें हर काम को करने के लिए क्या होगा, अलग अलग हमारे पास ऑर्गन सिस्टम होगा, यानी अलग अलग अंग तंत्र होगा। इसी प्रकार से पोषण करने के लिए भी इसी प्रकार से पोषण करने के लिए भी मनुष्य में क्या होता है, अलग से एक अंग तंत्र होता है जिसको पाचन तंत्र कहते हैं। ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिए कि मनुष्य में पोषण के लिए हम क्या बोल सकते हैं, मनुष्य में पोषण के लिए पोषण के लिए विशेष प्रकार का मनुष्य में पोषण के लिए विशेष प्रकार का प्रकार का तंत्र पाया जाता है, तंत्र पाया जाता है, जिसे पाचन तंत्र कहते हैं, जिसे पाचन तंत्र कहते हैं। ठीक है, ऐसा। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो पाचन तंत्र है मनुष्य का, जो मनुष्य का पाचन तंत्र है, ये पाचन तंत्र दो भाग में डिवाइडेड है। ठीक है, यानी दो पार्ट से मिलकर बना हुआ है ये। सबसे पहला पार्ट है आहार नल। ठीक है। सबसे पहला पार्ट क्या होता है, आहार नल होता है। और दूसरा पार्ट क्या होता है, पाचन ग्रंथि होता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है, पाचन ग्रंथि होता है। तो अगर हम बात करें तो पाचन तंत्र जो है, मनुष्य का जो पाचन तंत्र है, ये दो पार्ट से मिलकर बना हुआ है। एक है आहार नाल और दूसरा क्या है, पाचन तंत्र है। ठीक है। अब इसी के बारे में क्या करना, हम लोग को पढ़ना। ठीक है। ये वही पाचन तंत्र है जिसमें क्या होगा, पूरा का पूरा पोषण होगा। ठीक है, भोजन का पूरा हमारे पास पाचन होगा। फिर पाचन के बाद उसका श्वसन और परिवहन भी चलेगा, मतलब पूरा पोषण इसी में सिमट जाएगा। अब बात यह है कि इसको पढ़ना कैसे है। ठीक है, तो पहले बात को समझ लीजिए, हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे पाचन तंत्र को एक साथ पढ़ेंगे, यानी आहार नाल को भी पढ़ते जाएंगे और पाचन ग्रंथि को भी क्या करेंगे, साथ साथ में पढ़ते चले जाएंगे। ठीक है। कौन कौन सा पाचन ग्रंथि होता है ये हम सब बता देंगे। पहले एक डायग्राम बना लेते हैं, किसका, आहार नाल का। और फिर एक एक करके हम क्या करेंगे, पाठ को शुरू करेंगे और जहां जहां पाचन ग्रंथियां आती जाएगी वहां वहां पे हम क्या करेंगे, पढ़ाते हुए आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हेडिंग लगा लेते हैं, मनुष्य का आहार नल। इसका डायग्राम से हम इसको क्या करते हैं, समझाते हैं। ठीक है। तो पहले इसका एक बेसिक सा डायग्राम बना लेते हैं। अगर मनुष्य के आहार नल का हम बात करें तो मनुष्य का आहार नल कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। कुछ ऐसा।
इस तरह क्या होता है, आहार नल, जहां पर यहाँ पर क्या है, ऐसा एक फूला हुआ पार्ट होता है, और फिर यहाँ से शुरू हो जाता है बड़ी आंत। ठीक है, ऐसा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा क्या है, मनुष्य का आहार नाल है, जिसमें अलग अलग पार्ट्स है। ठीक है, कौन कौन सा पार्ट्स है, इस पार्ट्स को हम बनाते हैं और वहीं पे क्या करेंगे, लेबल करते हुए चले जाएंगे। ठीक है, जैसे सबसे पहले अगर बात करें, तो ये जो ओपनिंग दिखाई दे रहा है, इस ओपनिंग को हम लोग मुख बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट कौन सा है, मुख है। वहीं पे देखिए मुख के अंदर रिक्त स्थान है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मुख गुहा बोलते हैं। ठीक है, मुख गुहा के नीचे यहाँ पे इस वाले पार्ट को हम लोग ग्रसनी कहते हैं। ठीक है, ग्रसनी क्या है ना, आहार नाल का ही एक छोटा सा हिस्सा है, जहाँ पे फूड और हवा, यानी भोजन और हवा एक साथ मिलते हैं। ठीक है, वहीं पे अगर हम बात करें, तो नीचे में ये जो लंबा नलिका जैसा रचना दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं ग्रस नली। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, ग्रस नली बोलेंगे। और ग्रस नली के नीचे ये जो थैला जैसा रचना है ना, इसको बोलते हैं अमाशय। इसको हम लोग क्या बुलाएंगे, अमाशय। अमाशय के बाद अगर हम बात करें, तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं छोटी आंत। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, छोटी आंत बोलेंगे। ठीक है, और छोटी आंत के जस्ट आगे यहाँ पर जो फूला हुआ रचना है, इस रचना को हम लोग बोलते हैं सीकम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीकम बोलते हैं। और सीकम के आगे यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं बड़ी आंत। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बड़ी आंत बोलेंगे। ठीक है, और बड़ी आंत के नीचे ये जो फूला हुआ रचना है, इसको बोलते हैं रेक्टम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेक्टम बोलते हैं। और रेक्टम के नीचे ये जो दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं मलद्वार। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मलद्वार बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात आप लिख सकते हैं कि मनुष्य का जो आहार नाल है, ठीक है, अब क्या बोल सकते हैं कि मनुष्य का आहार नाल, मनुष्य का आहार नाल मुख से शुरू होकर, मुख से शुरू होकर, मुख से शुरू होकर मल द्वार तक, मल द्वार तक फैली होती है, मल द्वार तक फैली होती है। ठीक है, ये आप बोल सकते हैं किसके लिए, आहार नाल के लिए। ठीक है, अब इसी के बारे में क्या करना है, एक एक करके हम लोग को पढ़ते जाना है। ठीक है, जैसे अगर बात करें, तो सबसे पहले बात करना है किसके बारे में, मुख के बारे में। फिर बात करेंगे मुख गुहा के बारे में, फिर ग्रसनी के बारे में, फिर ग्रस नली के बारे में, फिर बात करेंगे किसके बारे में, अमाशय के बारे में, फिर बात करेंगे छोटी आंत। ठीक है, फिर बात करेंगे सीकम, फिर बड़ी आंत, और फिर रेक्टम के बारे में बात कर लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक एक करके सबके बारे में पढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग शुरू कर लेते हैं कहाँ से, मुख से। ठीक है, तो अगर हम मुख के बारे में बात करें, मुख के बारे में अगर हम बात करें, तो मुख क्या है, तो आप बोल सकते हैं आहार नाल का जो पहला छिद्र है,
आहार नाल का जो पहला छिद्र है, पहला ओपनिंग है, उस ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं? मुख बोलते हैं। ठीक है, तो मुख क्या है? आहार नाल का पहला छिद्र है। तो आप बोल सकते हैं आहार नाल के आप क्या बोल सकते हैं? आहार नाल के पहले छिद्र को मुख कहते हैं। ठीक है, अगला बात, जो मुख है, जो मुख है इसका अगर हम बात करें, तब मुख के मुख जो होता है ना, ये दो होठों से क्या है? घिरा हुआ। ठीक है, तो मुख जो होता है, तो आप बोल सकते हैं कि मुख दो होठों से घिरा होता है। ठीक है, अगला बात, मुख का मेन काम क्या है? मुख का मेन काम है भोजन को ग्रहण करना। और जो हमारे पास बोल सकते हैं कि जो वाइब्रेशन आ रहा है, जो कंपन आ रहा है गला से, उसको वर्ड्स में क्या करना? कन्वर्ट करना, यानी ये बोलने में मदद करता है। और दूसरा, इसका काम है भोजन को ग्रहण करने में मदद करना। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि मुख से भोजन को भोजन को ग्रहण किया जाता है, ग्रहण किया जाता है। एवं ये एवं ये बोलने में मदद करती है, मदद करती है। ठीक है, तो ये दो तीन लाइन क्या है? मुख के लिए हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो हमारे पास है मुख गुहा। ठीक है, तो मुख जो हमारे पास, ये कहाँ खुलेगा? मुख गुहा में खुलेगा, यानी सेकेंड पार्ट हम लोग कौन सा है? मुख गुहा है। ठीक है, तो अगला हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? मुख गुहा के बारे में। अगर मुख गुहा की हम बात करें कि मुख गुहा किसको बोलते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि मुख के बाद जो रिक्त स्थान होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? मुख गुहा कहते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि मुख के बाद, हम क्या बोल सकते हैं? मुख के बाद उपस्थित उपस्थित रिक्त स्थान को, रिक्त स्थान को मुख गुहा कहते हैं, मुख गुहा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात, मुख गुहा में क्या होता है? पाचन होता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिए कि भोजन का पाचन मुख गुहा से शुरू होता है। ठीक है, तो आप ध्यान रख सकते हैं कि भोजन का पाचन मुख गुहा से मुख गुहा से प्रारंभ होता है, प्रारंभ होता है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रख सकते हैं। अगला बात, अगर मुख गुहा के बारे में बात करें, तो मुख गुहा में मेनली तीन चीजें पाया जाता है। ठीक है, क्या क्या पाया जाता है? तो अगर मुख गुहा के बारे में बात किया जाए, तब मुख गुहा में मेन रूप से तीन चीजें उपस्थित है। कौन कौन चीजें हैं? तो सबसे पहले तो जीभ होता है। ठीक है, सबसे पहले क्या है? जीभ है। दूसरा हम बात करें तो दांत होता है। ठीक है, और तीसरा अगर हम बात करें, तो तीसरा हमारे पास होता है पाचन ग्रंथि। अच्छा, पाचन ग्रंथि में कौन सा? लार ग्रंथि होता है। लार ग्रंथि जो मुख में बन रहे लार को बनाने का काम करता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें, तो मुख गुहा में मेनली तीन चीजें उपस्थित है। एक है जीभ, दूसरा दांत, और तीसरा क्या है? लार ग्रंथि है। ठीक है, अब एक एक करके हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे जीभ का। अगर हम जीभ का बात करें अगर हम जीभ का बात करें, तो जीभ जो है ना, ये क्या है? एक मांसल रचना है। अगर हम जीभ के बारे में बोले, तो जीभ के लिए हम क्या बोल सकते हैं?
इसके लिए हम बोल सकते हैं कि यह एक मांसल रचना है। ठीक है, ये क्या है? एक मांसल रचना है। ठीक है, कैसा दिखाई देता है? तो ये कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा, ऐसा। ठीक है, इस तरह का रचना है एक मांसल रचना। अच्छा, जीभ में जो है ना, ये दो भाग है। एक है जीभ का आगे वाला भाग, अब एक है जीभ का पीछे वाला भाग। ठीक है, तो जो पीछे वाला भाग है, ये कैसा होता है? फिक्स होता है, ये नहीं हिल सकता। जबकि जीभ का जो आगे वाला भाग है, ये कैसा होता है? फ्री होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो जीभ का कितना भाग है? दो भाग है, एक पीछे वाला भाग, दूसरा कौन सा है? आगे वाला भाग। ठीक है, तो अगर आप जीभ के बारे में बोले तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि जीभ क्या है? एक मांसल रचना है जिसके दो भाग होते हैं, एक पीछे वाला भाग और एक आगे वाला भाग। जो पीछे वाला भाग है जीभ का, ये फिक्स होता है, ये हिलता नहीं है। जबकि आगे वाला भाग क्या होता है? फ्री होता है, ये मूवेबल होता है, मतलब ये हिल सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जीभ के सतह पे क्या होता है? ऐसा छोटा छोटा रचना पाया जाता है, इस तरह से। जीभ के ऊपरी सतह पे क्या होता है? इस प्रकार से छोटा छोटा रचना पाया जाता है। ठीक है, इन रचनाओं को हम लोग बोलते हैं स्वाद कलियां। इन रचनाओं को हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलते हैं स्वाद कलियां। ठीक है, तो जीभ के सतह पे क्या है ना, इस प्रकार से रचना है। इन रचनाओं को हम लोग क्या बोलते हैं? स्वाद कलियां बोलते हैं, स्वाद कलियां। ठीक है, स्वाद कलियां का मेन काम क्या है? इसका काम है भोजन के स्वाद को बताना। तो ये क्या करता है? ये भोजन के स्वाद को स्वाद को बताता है। ठीक है, इसका काम क्या है? भोजन के स्वाद को बताना। ठीक है, कौन कौन से स्वाद को बताएगा? तो अगर हम किनारे वाला का बात करें तो ये हमारे पास मीठे स्वाद को बताता है, सॉरी, ये हमारे पास नमकीन स्वाद को बताएगा, सॉल्टी। ठीक है, वहीं पे पीछे जो होता है, ये कड़वा स्वाद को बताता है। ठीक है, आगे जो होता है, ये हमारे पास मीठे स्वाद को बताता है। ठीक है, और जो बिल्कुल बीच में है, जो बिल्कुल बीच में है, ये किसको बताएगा? ये मीठे स्वाद को बताएगा। और जो बीच में है, ये हमारे पास खट्टे स्वाद को बताएगा। तो हमारे पास अगर बात करें तो जीभ पर क्या विभिन्न प्रकार के कलियां होता है, टोटल चार प्रकार के हैं। एक है हमारे पास नमकीन स्वाद को बताने वाला, ये कौन बताएगा? जो बिल्कुल पार्श्व भाग में, किनारे वाले भाग में जीभ के। ठीक है, जो जीभ के सबसे पीछे वाले भाग में है, वो हमारे पास कड़वा स्वाद को बताएगा। जो सबसे आगे है वो मीठे स्वाद को बताता है, जो बीच में उसको क्या बताता है? खट्टे स्वाद को बताता है। ठीक है, तो देखिए जीभ का एक काम तो ये हो गया कि ये स्वाद को बता देगा। ठीक है, अगर इसके बारे में और बातें अगर लिखना चाहे तो जीभ का एक काम क्या, इसका एक काम और क्या होता है? ये भोजन को मिक्स करने का काम करता है, यानी भोजन को मिलाने का काम करता है। ठीक है, तो दूसरा काम क्या बोल सकते हैं? कि जीव जीव भोजन को भोजन को मिलाने का मिलाने का कार्य करती है, मिलाने का कार्य करती है। वहीं पे अगर बात करें तो जीव और क्या करेगा? तो जीव क्या करता है? हमारे गले में जो कंपन बनता है, उस कंपन को शब्द में बदलता है ये। ठीक है, तो बोल सकते हैं कि ये कंपन को कंपन को शब्द में कंपन को शब्द में बदलने का बदलने का कार्य करती है, कार्य करती है। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हैं कि जीव क्या करता है? कंपन को शब्द में बदलने का कार्य करता है। तो ये मेन रूप से काम हो गया किसका? जीव का। तो ये सारा कहानी हम लिख दिए किसके बारे में? जीव के बारे में। अब चलते हैं किसके बारे में? थोड़ा सा दांत के बारे में बात कर लेते हैं। दूसरा पार्ट का हम बात करते हैं दांत के बारे में। तो अगर दांत के बारे में बात किया जाए कि दांत किसको बोलेंगे, समझिएगा। दांत के बारे में अगर बात किया जाए तो दांत जो होता है, ये कहाँ होता है? ये हमारे
जबड़ों में पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, दोनों जबड़ा में पाया जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि दांत क्या है। तो बोल सकते हैं कि दांत जबड़ों में, जबड़ों में धसे होते हैं, धसे होते हैं, ठीक है। यहां से अगर आगे हम बढ़े तो दांत के लिए अगर बोलना चाहे तो एक बात बोल सकते हैं कि दांत जो है ना जीवन में कितना बार आता है, 2 बार आता है, ठीक है। तो बोल सकते हैं कि दांत, दांत पूरे जीवन में, पूरे जीवन काल में, पूरे जीवन काल में, दांत पूरे जीवन काल में 2 बार, 2 बार आते हैं, ठीक है। कब कब आता है तो देखिएगा, एक हमारे पास अगर बात किया जाए तो एक आता है जिसको हम दूध का दांत कहते हैं, ठीक है। टेम्पररी टीथ बोल सकते हो उसको, या फिर दूध का दांत कह सकते हैं। अब एक होता है हमारे पास परमानेंट टीथ यानी अस्थाई दांत, ठीक है। एक बच्चा जो जन्म लेता है तो वो बच्चे का 1 1.5 साल बाद जो दांत आना शुरू होता है ना, वो दूध का दांत कहलाता है, या फिर अस्थाई दांत कह सकते हैं, ठीक है। तो एक तो होता है अस्थाई दांत, ठीक है। एक होता है कैसा, अस्थाई दांत होता है, या फिर बोल सकते हैं दूध का दांत। तो एक अस्थाई दांत बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं दूध का दांत बोल सकते हैं। और दूसरा क्या होता है, अस्थाई दांत होता है। दूसरा क्या होता है, अस्थाई दांत होता है, या फिर इसको परमानेंट तिथि हम लोग कह रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास अगर बात करें तो जीवन, पूरे जीवन काल में दांत के बार आता है, 2 बार आता है। एक आता है स्थायी दांत, एक आता है अस्थाई दांत, ठीक है। अस्थायी दांत जो है ये 1.5 साल से लेकर के 7 साल तक ही रहता है, ठीक है। 7 साल के बाद क्या होता है, ये खत्म हो जाता है, फिर उसके जगह पे क्या आ जाता है, अस्थायी दांत आ जाता है, ठीक है। अच्छा, ये कितना दांत आएगा, ये इसका कुल संख्या जो होता है वो कितना होता है, 20 होता है। जबकि अस्थायी दांत का हम बात करें तो अस्थायी दांत का जो कुल संख्या होता है ये कितना होता है, 32 होता है, ठीक है। ये कब आएगा, ये आता है 7 साल के बाद। ये कब आएगा, 1.5 साल से 7 साल के बीच में आएगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें, हम प्रकार नहीं बता रहे, ठीक है, हम बता रहे हैं कि पूरे जीवन काल में दांत के बार आएगा, 2 बार आएगा। एक बार आएगा अस्थायी दांत, अभी क्या आएगा, अस्थायी दांत। अस्थायी दांत कितना होता है, 20 होता है, और अस्थायी दांत कितना होता है, 32 होता है, ठीक है। किसी किसी से जो 16 17 साल के बच्चे हैं इसमें कितना आएगा, तो इसमें हमारे पास जो दांत होता है ये 28 ही होता है, ठीक है। ये 32 बताया गया उस व्यक्ति के लिए जो 20 साल से क्या है, बड़ा है, ठीक है। जो 20 साल से छोटा होता है ना, उसमें कितना दांत होता है, केवल और केवल 28 दांत ही होते हैं, क्योंकि 4 दांत जो है ना वो बाद में आता है, जिसको हम लोग विजडम टीथ कहते हैं, या फिर अकल दांत कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो ये क्या हुआ, दांत, दांत हमारे पास जीवन में 2 बार आएगा, ये बात हुआ। अब थोड़ा सा दांत के प्रकार का बात करते हैं, ठीक है। तो अगर आप दांत के बारे में बात करें तो दांत जो होता है ना ये मेनली हमारे पास 4 प्रकार का होता है, ठीक है। दांत के प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं किसका, इंसीजर का। दूसरा होता है कनाइन। तीसरा होता है प्री मोलर। और चौथा होता है मोलर। तो अगर हम बात करें तो दांत 4 प्रकार के हैं, कौन कौन है, तो सबसे पहले इंसीजर, ठीक है। दूसरा केनाइन। तीसरा प्री मोलर। और चौथा होता है मोलर, ठीक है। तो दांत के प्रकार क्या है, 4 प्रकार के, इंसीजर, कनाइन, प्री मोलर और मोलर होता है, ठीक है। कैसा दिखाई देगा, तो अगर हम दिखाना चाहें, अगर हम दिखाना चाहें तो हाफ जॉ में दिखा सकते हैं, या फिर इसको देखने की कोई आवश्यकता नहीं, अभी हम दांत का एक स्ट्रक्चर बनाकर हम समझा देंगे बातों को, ठीक है। अब खाली इसका टाइप याद रखिए कि दांत 4 प्रकार के हैं, इंसीजर है, कनाइन है, ठीक है, प्री मोलर है, और कौन सा है, मोलर है, ठीक है। इसका थोड़ा काम समझ लीजिए, काम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर इंसीजर का बात करें तो इसका काम क्या होता है, भोजन को काटना, भोजन को काटना।
तो भोजन को काटने का काम कौन करता है? इंसीजर करता है। केनाइन क्या करता है? भोजन को चीरने का काम करता है। भोजन को चीरने का काम करेगा। ठीक है। वहीं पे प्री मोलर और मोलर का हम बात करें तो ये क्या करता है? भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बदलता है। ठीक है। भोजन को छोटे छोटे, या फिर चबाने का काम बोल सकते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बदलता है। ठीक है। ये काम किसका है? प्री मोलर और मोलर का काम है। ठीक है। अब थोड़ा सा दांत का हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि दांत एक्चुअल में होता कैसा है। ठीक है। तो दांत के बारे में बात करें तो मान लेते हैं कि दांत, मान लेते हैं क्या दांत जबड़ा में होता है। ठीक है। तो मान लेते हैं ये है जबड़ा। ठीक है। अगर इसमें दांत का स्ट्रक्चर आप देखें तो आपको कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। ऐसा। ठीक है। ये ऐसा। ठीक है। तो अगर हम दांत के बारे में बात करें, देखिए ध्यान से कहानी, यहां से जो यहां तक होता है इसको हम दांत का जड़ कहते हैं। ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं सिर। ठीक है। और जो बीच में हिस्सा बच गया है इसको हम लोग बोलते हैं गर्दन। तो दांत जो होता है ना, ये टोटल तीन भाग में क्या इस प्रकार से बटा हुआ है। एक है जड़, एक है सिर, और तीसरा क्या हमारे पास? गर्दन। ठीक है। अब बात को थोड़ा समझिए। यहाँ पे अगर हम बात करें तो दांत जो होता है, दांत जो होता है एक बहुत ही कड़े पदार्थ से क्या होता है? कवर्ड होता है। ठीक है। ऐसा अगर हम दांत के बारे में बात करें तो दांत जो है ना ये बहुत ही कड़ा पदार्थ से क्या होता है? ये कवर्ड होता है। ठीक है। जो क्या करता है जो क्या करता है, दांत को खराब होने से बचाता है। ठीक है। अगर इस कड़े पदार्थ का हम बात करें, अगर इस कड़े पदार्थ का बात करें तो इस पदार्थ को हम लोग बोलते हैं इनेमल। ठीक है। इस कड़े पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं? इनेमल बोलते हैं। इसके अलावा अगर आप बात करें तो दांत के अंदर क्या है? रिक्त स्थान है। इस रिक्त स्थान को आप बोलते हैं पल्प। ठीक है। अच्छा, इस पल्प में होता क्या है? इस पल्प में अगर हम बात करें तो इसमें एक तो होता है रक्त वाहिनी। ठीक है। एक इसमें क्या आपको देखने को मिल जाएगा? रक्त वाहिनी देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा, इसके अलावा इसमें होता है तंत्रिका कोशिका। ठीक है। इसके अलावा इसमें क्या होता है? तंत्रिका कोशिका होता है। तो एक तो इसमें क्या मिलेगा? रक्त वाहिनी मिलेगा। ठीक है। और दूसरा इसमें क्या मिलेगा? तंत्रिका कोशिका मिलेगा। ठीक है। तो अगर हम बात करें तो दांत के जो अंदर रिक्त स्थान, इसको पल्प कह रहे हैं। और हमारे पास पल्प में क्या दो चीजें, एक तो रक्त वाहिनी है जो लगातार दांत को क्या कर रहा है? ब्लड सप्लाई कर रहा है। और दूसरा तंत्रिका कोशिका जो सेंसेशन को बताता है दांत में होने वाले को। ठीक है। अब इस दांत के बारे में थोड़ा सा और बात करें तो हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है, दंत अस्थि क्षय। ठीक है। अब ये दंत अस्थि क्षय क्या है इस बात को समझाते हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक है दांत में, दंत अस्थि क्षय। ठीक है। अगर दंत अस्थि क्षय का हम बात करें कि दंत अस्थि क्षय किसको बोलते हैं, तो एक सीधा सा बात बोल सकते हैं, दांत का खराब होना, दांत का नष्ट होना, दांत का खराब होना, ये क्या कहलाता है?
दंत अस्थिक्षय कहलाता है। अच्छा, दंत अस्थिक्षय कब होगा? जब इनेमल पूरा तरह से क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ठीक है, अब ये इनेमल खराब, देखिए इनेमल खराब होता है, और इनेमल खराब होने के कारण क्या है ना, देखिए हम लोग का दांत काफी सॉफ्ट है, इस बात को पहले समझ लीजिए। लेकिन आप दांत को अगर टच करें तो काफी हार्ड महसूस होगा। तो ये हार्ड महसूस होता है किसके वजह से? इनेमल की वजह से। ठीक है, अगर ये इनेमल हट जाएगा तो दांत काफी सॉफ्ट हो जाता है, और दांत जब सॉफ्ट हो जाएगा तो आसानी से बैक्टीरिया क्या करता है, इस दांत को खराब कर देता है। ठीक है, तो दांत का खराब होना ही, दांत का नष्ट होना ही हमारे पास क्या कहलाता है, दंत अस्थिक्षय कहलाता है। ठीक है, तो एक सिंपल सा अगर लाइन लिखना चाहे तो हम बोल सकते हैं कि दांत का नष्ट होना, दांत का नष्ट या खराब, दांत का नष्ट होना दंत अस्थिक्षय कहलाता है। दंत अस्थिक्षय कहलाता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो दंत अस्थिक्षय किसको बोलते हैं, तो दांत का खराब होना ही क्या कहलाता है, दंत अस्थिक्षय कहलाता है। ठीक है, अच्छा कैसे खराब होगा तो समझिएगा। ये खराब कैसे होता है, ऐसा मान लीजिए कि ये हमारे पास क्या है, दांत है, ये जबड़ा, और जबड़ा में इस प्रकार से हम दिखा रहे हैं दांत को। इस तरह से दांत होता है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, एक बात समझिए, कई बार हम लोग क्या करते हैं, चॉकलेट वगैरह जब खाते हैं, कई बार हम लोग फूड खाते हैं या फिर चॉकलेट खाते हैं, तो क्या होता है, हमारे दांतों के बीच में फंसा रह जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि इस तरह से फूड क्या फंसा हो। अब जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, माउथ को ओपन करते हैं, तो क्या होता है, एयर के साथ क्या होता है, बैक्टीरिया, एयर के साथ क्या होता है, बैक्टीरिया हमारे मुख में इंटर कर जाता है। और ये बैक्टीरिया क्या करेगा, समझिएगा, ये बैक्टीरिया क्या करेगा, इस फूड में उपस्थित ग्लूकोज को, इस फूड में उपस्थित ग्लूकोज को डाइजेस्ट कर देता है, जिसके वजह से क्या बनेगा, एनर्जी बनेगा, और बनता है हमारे पास क्या, एसिड। अब होता है क्या, इस बात को समझिए, एनर्जी जो बना, अच्छा इसको डाइजेस्ट कौन किया है, बैक्टीरिया किया है। ये ग्लूकोज कहाँ से आया है, तो ये हमारे पास जो फूड फंसा हुआ था, ये वही ग्लूकोज है। ये एनर्जी जो होगा ये यूज कर लेगा कौन, यूज्ड बाई बैक्टीरिया। ये एनर्जी कौन यूज करेगा, बैक्टीरिया यूज करेगा। जहां पे अगर एसिड का बात करें तो ये एसिड क्या करता है, इनेमल को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो हम क्या बोल सकते हैं, इट डिस्ट्रॉयड इनेमल। ठीक है, अब जैसे ही इनेमल खराब होगा, जैसे ही इनेमल खराब होता है, अब क्या होगा, हमारा बैक्टीरिया आसानी से अब दांत में क्या करेगा, होल बनाना शुरू कर देगा, जिसको आप क्या बोलते हैं, टूथ कैविटी कह सकते हैं। ठीक है, तो दांत में छिद्र बन जाता है, छेद हो जाता है, इसका मतलब ये है कि दांत अब क्या हो चुका है, खराब हो चुका है। ठीक है, तो इसी कहानी को हम क्या बोलते हैं, दंत अस्थिक्षय बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और तीसरा बात करते हैं। तीसरा जो पार्ट इसमें था हमारे पास कौन सा था, लार ग्रंथि। चलिए, अगर लार ग्रंथि के बारे में बात करें तो लार ग्रंथि क्या है, एक पाचन ग्रंथि है। अगर हम लार ग्रंथि के बारे में बात करें तो लार ग्रंथि क्या होता है, पाचन ग्रंथि होता है। ठीक है, जो भोजन का पाचन करवाती है। ठीक है, अब बात ये कैसे करवाती है, तो इसका मेन काम है लार बनाना। और लार में अगर हम बात करें तो लार में मेन रूप से अगर हम बात करें तो इसमें एंजाइम होता है, इसमें म्यूकस होता है, और इसमें हमारे पास जल होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो लार ग्रंथि क्या है, तो ध्यान रखिएगा, लार ग्रंथि क्या है, लार ग्रंथि एक ऐसा, यह एक पाचन ग्रंथि, अब क्या बोल सकते हैं, यह एक पाचन ग्रंथि, पाचन ग्रंथि है, जो भोजन के पाचन में, जो भोजन के पाचन में मदद करती है, मदद करती है। ये क्या करता है, भोजन के पाचन में मदद करता है। अब सुनिएगा ध्यान से कहानी, भोजन का पाचन कर रहा है, इसका मतलब इसमें एंजाइम तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो सुनिएगा, अगर हम बात करें तो हम बोल सकते हैं कि यह लार का निर्माण करती है, लार का निर्माण करती है। इसका मेन काम क्या है, लार बनाना। अच्छा, एक दिन में अगर बात करें,
एक दिन में अगर बात करती है लगभग 1 लीटर से 1.5 लीटर लार क्या करती है, ये बनाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या करता है, एक दिन में 1 से 1.5 लीटर लार क्या करता है, बनाता है। ठीक है, अगर इस लार का आप डिटेल में थोड़ा समझना चाहें कहानी, तो लार में मेन रूप से 3 चीजें बैठा हुआ है। ठीक है, क्या क्या बैठा हुआ है, एक तो इसमें जल है, दूसरा इसमें क्या है, म्यूकस। ठीक है, दूसरा इसमें क्या है, म्यूकस। और तीसरा क्या है, तीसरा इसमें होता है पाचन एंजाइम। ठीक है, तीसरा इसमें क्या है, पाचन एंजाइम है। ठीक है, अब बात यह है कि ये जो म्यूकस है, इसका काम क्या है, तो म्यूकस का मेन काम होता है फूड के सतह को, फूड के सतह को चिकना बनाना। तो ये क्या करता है, भोजन के सतह को, भोजन के सतह को चिकना, यानी सॉफ्ट चिकना बनाने का, बनाने का कार्य करती है। बस इसका इतना ही काम है। अब बाकी का सारा काम किसका है, पाचन एंजाइम का। ठीक है, अच्छा एक बात समझ लीजिए कि लार में जो पाचन एंजाइम है उसका नाम है सलेवरी अमाइलेज। उसका नाम क्या होता है, सलेवरी अमाइलेज नाम होता है। ठीक है, तो ये सलेवरी अमाइलेज क्या करता है, इसका काम है भोजन में उपस्थित स्टार्च का पाचन करना। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इसका मेन काम क्या, स्टार्च का पाचन करना और माल्टोज में कन्वर्ट करना। ठीक है, यह स्टार्च का पाचन करती है, कन्वर्ट पाचन में करती है माल्टोज। अब सुनिएगा, ये जो स्टार्च है, ये स्टार्च है हमारे पास कितना, बोल सकते हैं 100%। बाकी ये पाचन करता है केवल कितना का, 30% का। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा कि सलेवरी अमाइलेज क्या करता है, केवल और केवल 30% स्टार्च का ही पाचन करती है। बाकी का जो रिमेनिंग, बाकी का जो रिमेनिंग है, इसका पाचन कहाँ होगा, इसका पाचन स्टमक में होगा और हमारे पास इंटेस्टाइन में होगा। ठीक है, तो ये कहानी को ध्यान रखिए। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात को और समझाते हैं। अगर हम बात करें तो ये जो लार ग्रंथि में हम बात कर रहे थे, ये लार ग्रंथि मेन रूप से कितना प्रकार का है ये, तो ये 3 प्रकार का होता है। ठीक है, कौन कौन होता है, तो सबसे पहले ग्रंथि को बोलते हैं पैरोटीड ग्रंथि। ठीक है, सबसे पहले ग्रंथि को क्या बोलते हैं, पैरोटीड ग्रंथि कहते हैं। दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा होता है सब मैंडिबुलर ग्रंथि। सब मैंडिबुलर ग्रंथि। ठीक है, तीसरा अगर हम बात करें तो तीसरा होता है सबलिंगुअल ग्रंथि। तीसरा क्या है, सबलिंगुअल ग्रंथि। ठीक है, सुनिए, पैरोटीड ग्रंथि की अगर बात करें तो ये कहाँ होता है, दोनों कान के पीछे, यानी एक कान के पीछे है, कान के पीछे। ध्यान रखिएगा एक बात कि इसका प्रकार कितना होता है, इसका प्रकार 3 होता है। जबकि अगर इसका संख्या का हम बात करें तो संख्या में कितना होता है, ये 6 होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, सब जोड़ा में पाया जाता है। पैरोटिड भी जोड़ा में है, सब मैंडिबुलर भी जोड़ा में है और सब लिंगुअल भी काची है, जोड़ा में है। ठीक है, पैरोटिड कहाँ पाया जाता है, कान के पीछे पाया जाता है। जबकि सब मैंडिबुलर का अगर हम बात करें तो ये कहाँ होता है, ये निचला जबड़ा के पीछे पाया जाता है। ठीक है, ये कहाँ होता है, निचला जबड़ा के पीछे, ये निचला जबड़ा के पीछे है। जबकि इसका बात करें सबलिंगुअल का, ये कहाँ होता है, ये होता है जीभ के नीचे। ये कहाँ होता है, जीभ के नीचे होता है। ठीक है, और सब जोड़ा में रहता है। अच्छा, इसका मेन काम क्या है, इसका मेन काम है तीनों का। ये तीनों क्या करता है, लार का निर्माण करता है, तीनों के तीनों। ठीक है, तो तीनों क्या करेगा, लार का निर्माण करेगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, लार ग्रंथि का कहानी था, यानी पूरा का पूरा मुख गुहा कहानी था। ठीक है, तो मुख गुहा कहानी थोड़ा सा
बड़ा होता है हम लोग के पास, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, इसको भी क्या कर लिए हम लोग, पढ़ लिए हैं पूरा, खत्म कर दिए हैं, ठीक है। अब चलते हैं इसके आगे और बात करते हैं ग्रसनी का, ठीक है। तो आज हम बात कर रहे हैं, आगे हम बात कर रहे हैं ग्रसनी का। ग्रसनी क्या होता है सुनिए, ग्रसनी बहुत सिंपल सा चीज है। अभी हम डायग्राम में लेबल किए थे, आप जाकर वहां पर देख सकते हैं, ठीक है, ग्रसनी किसको बोलते हैं। तो ग्रसनी क्या है ना, मुख गुहा का एक ऐसा भाग है, मुख गुहा का एक ऐसा भाग है जहां पर भोजन और हवा एक साथ क्या होते हैं, मिलते हैं, ठीक है। उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रसनी बोलते हैं। तो ग्रसनी का अगर हम लिखना चाहें तो क्या बोल सकते हैं, मुख गुहा का वह भाग, मुख गुहा का वह भाग जहां भोजन और हवा, भोजन और हवा एक साथ, एक साथ मिलते हैं, उसे ग्रसनी कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर ग्रसनी के बारे में बात करें तो ग्रसनी के जस्ट नीचे अगर आप देखेंगे तो दो पाइप जाता हुआ दिखाई देता है। हम लोग के गले में दो पाइप, एक ये पाइप है, ठीक है, एक ये पाइप होता है, और जस्ट इसके बगल में दूसरा पाइप है यहाँ पर। ये जो आगे पाइप होता है ना, ये जो आगे पाइप होता है, ये होता है किसका, श्वास नली। ये है श्वास नली। और वहीं पे पीछे जो पाइप होता है ना, ये होता है ग्रस नली, ठीक है। और ये वाला रीजन, इसके जस्ट ऊपर वाला रीजन यहाँ पर, ये क्या कहलाता है, ग्रसनी कहलाता है, ठीक है। अब सुनिएगा ध्यान से कहानी। ये जो श्वास नली का ओपनिंग है, ये जो ऊपर में छिद्र दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं कंठ द्वार, ठीक है। और वहीं पे ये जो ग्रस नली का ओपनिंग है, इसको बोलते हैं निगल द्वार, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, निगल द्वार बोलेंगे। यानी कि यहां से एक बात और लिख सकते हैं कि ग्रसनी, ग्रसनी कंठ द्वार एवं निगल द्वार, निगल द्वार में खुलती है, ठीक है। तो ये बात आप बोल सकते हैं किसके लिए, ग्रसनी के लिए, ठीक है। चलिए, तो ये इतना ही होता है ग्रसनी, ठीक है। अब बात करते हैं किसका, ग्रस नली का। तो अगला हम लोगों को कौन सा है, ग्रस नली। तो ग्रस नली क्या है, एक नलिका जैसी रचना है जिसका मेन काम क्या है, भोजन को ग्रसनी से अमाशय तक ले जाना, ठीक है। अगला बात, ग्रस नली में किसी प्रकार का ग्रंथि नहीं पाया जाता है। अगर ग्रंथि नहीं पाया जाता है तो क्या इसमें भोजन का पाचन होगा, नहीं, एकदम नहीं होगा, ठीक है। ना भोजन का पाचन होगा और ना ही इसमें किसी प्रकार का पाचन रस का निर्माण होगा, ठीक है। तो एक दो लाइन इसके लिए आप लिख सकते हैं कि ये क्या है, तो बोल सकते हैं ये नलिका जैसी, ये नलिका जैसी रचना है, ये नलिका जैसी रचना है, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं इसके लिए, अब बोल सकते हैं कि इसमें भोजन का पाचन, इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का पाचन ग्रंथि, इसमें किसी भी प्रकार का पाचन ग्रंथि नहीं पाया जाता। और पाचन ग्रंथि नहीं होगा तो भोजन का भी पाचन नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इसका मेन काम क्या है। तो इस अगर हम बात करें कि ये पाचन नहीं करता तो इसका मेन काम क्या है फिर, ठीक है। तो इसका मेन काम होता है भोजन को ग्रसनी से कहाँ ले जाना, अमाशय में ले जाना, ठीक है। कैसे ले जाता है, तो एक प्रक्रिया की मदद से, ठीक है, एक मूवमेंट की मदद से, एक गति की मदद से ले जाता है, ठीक है। उस गति को हम क्या बोलते हैं, क्रमानुकुंचन बोलते हैं, ठीक है। क्रमानुकुंचन में क्या होता है, सिकुड़न होता है और शीतलन होता है, ठीक है। मतलब एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर बनाता है वो, जिसे हम समझाते हैं इस बात को। तो एक बात समझिए, हम बोल सकते हैं कि ये भोजन को,
ये भोजन को ग्रसनी से अमाशय तक ले जाने का ले जाने का कार्य करती है कार्य करती है। ठीक है, कैसे ले जाती है? तो ध्यान रखिएगा कि ये भोजन को क्रमानुकुंचन की मदद से ले जाने का काम करती है। क्रमानुकुंचन की मदद से ले जाने का कार्य करती है। ठीक है, तो एक क्रमानुकुंचन की मदद से क्या करता है? भोजन को ग्रसनी से कहाँ ले जाता है? अमाशय तक ले जाने का काम करेगा। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना था। ये पूरा कहानी किसका है? ग्रस नली का है। ठीक है, अब ये ग्रस नली खुलेगा कहाँ? अमाशय में, यानी अगला पार्ट कौन सा है? अमाशय। ठीक है, अगर अमाशय का बात करें तो अमाशय क्या है? थैली जैसा रचना, जिसका आकार ये क्या होता है? ये एक थैली जैसा रचना होता है। ठीक है, जिसका आकार का अगर हम बात करें जिसका आकार का अगर हम बात करें तो इसका आकार कैसा होता है? जे के जैसा। ठीक है, कैसा दिखाई देगा? कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ऐसा। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है? ये जे शेप का एक रचना होता है। अच्छा, एक बात समझिएगा, ये जो है इसमें भोजन का पाचन होता है। ठीक है, इसमें भोजन का पाचन होता है। अगर भोजन का पाचन होता है तो इसमें पाचन ग्रंथि होगा कि नहीं होगा? तो हम बोल सकते हैं कि इसमें पाचन ग्रंथि होता है। और ध्यान रखिए, इसमें जो पाचन ग्रंथि है ना, उसको बोलते हैं अमाशय की ग्रंथि। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अमाशय की ग्रंथि बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अमाशय की ग्रंथि बोलते हैं। ठीक है, अब सुनिएगा, ये जो अमाशय की ग्रंथि है, इसका काम क्या है? इसका काम है पाचन रस बनाना। ये क्या करता है? पाचन रस बनाता है। और ध्यान रखिए, इसमें जो पाचन रस बनेगा ना, उसको आप बोलते हैं ये जो अमाशय ग्रंथि, इसको आप जठर ग्रंथि भी कहते हैं। जठर ग्रंथि भी कहते हैं। और इसके द्वारा जो रस बनाया जाएगा उसको जठर रस कहते हैं। ठीक है, इसके द्वारा जो रस बनाया जाएगा इसको हम क्या बोलेंगे? जठर रस बोलेंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये जो जठर रस है ये जो जठर रस है, इसमें क्या क्या है? इसमें मेन रूप से तीन चीज है। एक तो म्यूकस है, दूसरा HCl होता है, और तीसरा अगर हम बात करें तो तीसरा होता है यहाँ पे पाचन एंजाइम होता है। पाचन एंजाइम होता है। ठीक है, तो इसमें मेन रूप से तीन चीज है। एक म्यूकस है, दूसरा HCl है, और तीसरा हमारे पास पाचन एंजाइम। अब एक बात समझिए, म्यूकस का काम क्या है? म्यूकस का काम है, देखिए हमारे अमाशय में क्या बन रहा है? अम्ल बन रहा है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये हमारे दीवारों को, अमाशय की दीवारों को नष्ट कर सकता है, खराब कर सकता है। ठीक है, तो हमारे अमाशय की दीवारों को बचाने का काम करता है कौन? म्यूकस। तो म्यूकस का मेन काम क्या है? अमाशय की दीवारों को सुरक्षा प्रदान करना। ये क्या करता है? अमाशय के दीवारों को दीवारों को सुरक्षा प्रदान करता है। सुरक्षा प्रदान करता है। इसका मेन काम क्या है? अमाशय के दीवारों को सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, किससे? HCl से। ठीक है, अच्छा, HCl का काम क्या है? HCl का मेन रूप से दो काम होता है। ठीक है, कौन सा काम होता है? एक काम है एंजाइम को सक्रिय बनाना। अच्छा, किस एंजाइम को? देखिए, पाचन एंजाइम में ना कई सारा एंजाइम, अगर हम बात करें तब पाचन एंजाइम में क्या होता है? कई सारा एंजाइम होता है। ठीक है, कौन कौन सा एंजाइम रहेगा? तो एक तो मिलेगा आपको पेप्सिनोजन। ठीक है, एक अब कौन कौन सा मिल सकता है? पेप्सिनोजन मिल सकता है। दूसरा अगर हम बात करें तो एक हमारे पास पेप्सिनोजन है। दूसरा हम बात करें तो यहाँ पे गैस्ट्रिक लाइपेज मिल जाएगा आपको देखने को। ठीक है,
तो इसमें अगर आप बात करें तो आप बोल सकते हैं कि पाचन एंजाइम कई तरह के होते हैं, जैसे पेप्सिनोजन। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं? पेप्सिनोजन। ठीक है, गैस्ट्रिक लाइपेज, गैस्ट्रिक लाइपेज। ठीक है, इसके अलावा आप बोल सकते हैं गैस्ट्रिक अमाइलेज। ठीक है, तो गैस्ट्रिक लाइपेज और क्या हो सकता है? गैस्ट्रिक अमाइलेज हो सकता है। हम सबके बारे में बताएंगे। तो ये जो पेप्सिनोजन दिखाई दे रहा है, ये हमारे पास ना निष्क्रिय रूप में होता है हमारे अमाशय में। तो इसको सक्रिय करने का काम कौन करता है? HCl करता है। इसके अलावा हमारे पास जो भोजन हम लोग खा रहे हैं, उस भोजन में कई बार क्या होता है, बेकार के सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया वगैरह पाए जाते हैं। तो उस बैक्टीरिया वगैरह को मारने का काम कौन करता है? HCl। इसका दो काम। इसमें अगर पहला काम लिखना चाहें तो आप क्या लिख सकते हैं कि भोजन में उपस्थित ये भोजन में उपस्थित जीवाणु को नष्ट करते हैं, जीवाणु को नष्ट करते हैं। इसके अलावा अगर आप बात करना चाहें तो HCl और क्या करेगा? इसका और काम होता है पेप्सिनोजन को सक्रिय करना, पेप्सिनोजन को सक्रिय करना। ये काम किसका है? तो ये काम हमारे पास किसका है? तो ये काम है HCl का। ठीक है, अब थोड़ा सा एक बात समझिएगा। हम नीचे में कुछ एंजाइम के बारे में बता रहे हैं, किस प्रकार से। देखिए, ये जो पेप्सिनोजन है ना, ये जो पेप्सिनोजन है, पेप्सिनोजन कैसा है? निष्क्रिय है ये अभी कैसा है? इनएक्टिव फॉर्म में है। HCl क्या करेगा? इसको एक्टिव बनाएगा। ठीक है, अच्छा, जब एक्टिव बन जाएगा तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा? पेप्सिन। ठीक है, पेप्सिन का मेन काम क्या होता है? पेप्सिन का मेन काम है प्रोटीन का पाचन करना। ठीक है, इसका मेन काम क्या है? प्रोटीन का ये पाचन करता है और पेप्टोन में कन्वर्ट करता है। पेप्सिनोजन क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। ऐसा आप ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें गैस्ट्रिक लाइपेज का, तो गैस्ट्रिक लाइपेज जो है, गैस्ट्रिक लाइपेज जो है, इसका मेन काम है लिपिड को पचाना। ठीक है, इसका मेन काम क्या है? लिपिड का पाचन करना। ठीक है, और जो गैस्ट्रिक अमाइलेज है, गैस्ट्रिक अमाइलेज क्या करता है? इसका काम है वसा का पाचन करना, या स्टार्च आप बोल सकते हैं। ये हमारे पास स्टार्च का पाचन करता है, पाचन करता है। ठीक है, तो ऐसा आप क्या कर सकते हैं? इसके बारे में बोल सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ध्यान देने वाली बात क्या है ना, देखिए, ये जो अमाशय है, ये जो अमाशय है, ये क्या होता है ना, तीन भाग में बटा होता है। ठीक है, कौन कौन सा? तो सबसे पहला भाग होता है ये। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा भाग ये होता है। सबसे पहला भाग कौन सा है? ये। दूसरा भाग कौन सा है? ये। और तीसरा भाग कौन सा है? ये वाला भाग है। ठीक है, अगर पहला भाग का हम बात करें, इसको बोलते हैं कार्डियक भाग, कार्डियक भाग। ठीक है, दूसरा तीसरा का अगर हम बात करें, इसको बोलते हैं पाइलोरिक भाग। ठीक है, इसको आप क्या बोलते हैं? पाइलोरिक भाग कहते हैं। और जो बीच वाला है, इसको बोलते हैं फुंडिक भाग। ठीक है, तो जो अमाशय है, ये तीन भाग में क्या बटा हुआ है? एक है कार्डियक भाग, दूसरा है फुंडिक भाग, और तीसरा कौन है? पाइलोरिक भाग है। ठीक है, चलिए, तो ये हमारे पास कहानी है किसका? अमाशय का। अब हम कहानी शुरू करते हैं किसका? छोटी आंत का।
तो अगला हम लोग का पार्ट है कौन सा, छोटी आंत। अगर हम छोटी आंत के बारे में बात करें तो छोटी आंत क्या होता है, देखिए नाम से ही केवल छोटी है, लंबाई में क्या होता है, बड़ी आंत से ज्यादा होता है, ठीक है। तो इसमें अगर छोटी आंत का हम बात करें कि लंबाई में ये बड़ी आंत से ज्यादा है, फिर भी इसको छोटी आंत क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसका जो व्यास है वो व्यास क्या होता है, कम होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिए कि इसका व्यास बड़ी आंत से बड़ी आंत से कम होता है, इसीलिए इसको छोटी आंत कहते हैं, कम होता है, एवं लंबाई अधिक होता है, एवं लंबाई अधिक होता है, एवं लंबाई अधिक होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिए छोटी आंत का अगर हम बात करें तो इसका जो व्यास है ये बड़ी आंत से क्या है, कम है, जबकि लंबाई क्या होता है, बड़ी आंत से अधिक होता है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगला बात, ये जो छोटी आंत है, ये जो छोटी आंत है, ये हमारे पास मेन रूप से तीन भाग में बटा होता है, ठीक है। कौन कौन सा भाग में बटा हुआ है, तो अगर हम बात करें तो सबसे पहला भाग जो होता है उसको बोलते हैं गृहिणी, ठीक है। दूसरा का नाम है जेजुनम, दूसरा का नाम क्या है, जेजुनम। और तीसरा का नाम है इलियम, ठीक है। तो पहला है गृहिणी, दूसरा है जेजुनम, और तीसरा कौन सा है, इलियम। अगर आप गृहिणी का बात करें, देखिए गृहिणी कैसा है, गृहिणी कुछ ऐसा है, ये सी शेप का रचना है, गृहिणी कैसा होता है, ऐसा सी आकार का एक रचना होता है, इस तरह से, यही है गृहिणी, ठीक है। अच्छा, इस गृहिणी में अगर हम बात करें, इस गृहिणी में अगर हम बात करें तो यहाँ पे दो ग्रंथियां खुलती है, ठीक है। एक ग्रंथि खुलता है ये, ठीक है, एक इधर यहाँ पे ग्रंथि है, ऐसा लीफ के जैसा, ठीक है। इसको अग्न्याशय कहा जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अग्न्याशय बोलते हैं। वहीं पे बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, एक और ग्रंथि खुलता है जो शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है, ठीक है। कौन सा, यकृत। अच्छा, यकृत जो है दो भाग में बटा होता है, ठीक है, ऐसा। ये ये कौन है, यकृत है। ठीक है, ये कौन है, यकृत है, जो कितना भाग में बटा हुआ, दो भाग। इसके अलावा अगर आप बात करें तो इस यकृत में क्या होता है ना, एक ऐसा थैली नुमा रचना होता है, इसको हम लोग बोलते हैं पित्ताशय, ठीक है। पित्ताशय में क्या होता है, एक रस होता है, ठीक है। इस रस को हम लोग बोलते हैं पीत रस, जो हरे रंग का होता है। अच्छा, इस पीत रस का निर्माण कौन करेगा, पीत रस का निर्माण करता है लीवर, ठीक है। अगर हम बात करें पीत रस के बारे में, तो पीत रस का निर्माण कौन करेगा, इसका निर्माण करता है यकृत। ध्यान रखिएगा इस बात को, बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें। बाकी इसको संचित यानी जमा कौन करेगा, तो जमा करता है पित्ताशय, ठीक है। अगर हम बात करें तो पीत रस को निर्माण करने का काम करता है यकृत, जमा करने का काम कौन करता है, पित्ताशय करता है, ठीक है। समझिए, ये जो पीत रस है इसका मेन काम क्या है, इसका मेन काम है हमारे भोजन में, इसका मेन काम क्या होता है हमारे भोजन में, जो भी बोल सकते हैं लिपिड है, उन लिपिड को मुलायम करना, ठीक है। तो ये क्या करता है, फैट का, वसा का, ये वसा को मुलायम करने का काम करता है। तो आप बोल सकते हैं यह वसा को वसा को मुलायम करने का कार्य करती है, कार्य करती है। तो इसका मेन काम क्या है, वसा को मुलायम करना, किसका, पीत रस का, ठीक है। अगला बात समझिए, ये जो अग्न्याशय है,
ये अग्न्याशय भी क्या करता है, रस का निर्माण करता है, जिसको पाचन रस आप या फिर अग्न्याशय रस बोल सकते हैं। ठीक है, पाचन रस, जिसमें क्या विभिन्न प्रकार के एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, और ये एंजाइम का मेन काम क्या है, भोजन का पाचन करना। ठीक है, तो गृहिणी के बारे में अगर बात करें, तो गृहिणी क्या छोटी आंत का पहला भाग है, जिसमें दो ग्रंथि खुल रहा है, एक अग्न्याशय और दूसरा कौन सा, यकृत। ठीक है, अगर हम बात करें गृहिणी का, तो गृहिणी का आकार कैसा है, सी के जैसा है, और इसमें दो दो ग्रंथि खुलता है, एक यकृत, दूसरा कौन सा, अग्न्याशय। ठीक है, अग्न्याशय क्या करता है, पाचन रस का निर्माण करता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के हमारे पास क्या है, बोल सकते हैं एंजाइम पाया जाता है, जो भोजन का पाचन करती है। ठीक है, जैसे पैनक्रिएटिक अमाइलेज आप बोल सकते हैं, लाइपेज बोल सकते हैं। ठीक है, तो कई सारा हमारे पास क्या होता है, रस होते हैं, एंजाइम होता है इसमें। इसके अलावा अगर हम बात करें, तो यकृत जो है ये क्या करता है, एक रस बनाता है हरे रंग का, जिसको बोलते हैं पीत रस। इस पीत रस को बनाता यकृत है, जमा कौन करता है, पिताशय करता है। पिताशय क्या है, थैली नुमा रचना है, जिसके अंदर पीत रस जमा होता है। ठीक है, अच्छा, इस पीत रस का मेन काम क्या है, इसका मेन काम है वसा को मुलायम करना, ताकि आसानी से इसको पचाया जा सके। ठीक है, तो ये सारा कहानी है किसके बारे में, गृहिणी के बारे में। ठीक है, अब यहां से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किसके बारे में, जेजुनम के बारे में। ठीक है, तो अगला पार्ट हम लोग कौन सा है, जेजुनम है। तो अगर हम जेजुनम का बात करें, तो जेजुनम क्या होता है, जेजुनम छोटी आंत का दूसरा भाग है। जेजुनम क्या है, छोटी आंत का दूसरा भाग है, जिसमें जिसमें अगर हम बात करें, तो भोजन का पाचन होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा कि इसमें क्या होता है, भोजन का पाचन होता है। इसके अलावा भोजन का अवशोषण भी होता है, भोजन का अवशोषण भी होता है। ठीक है, यानी यहाँ पे भोजन का पाचन होगा और क्या होगा, भोजन का अवशोषण होगा। ठीक है, अब एक बात समझिए, अगर यहाँ भोजन का पाचन हो रहा है, मतलब इसमें पाचन ग्रंथि है कि नहीं है। ठीक है, इसमें पाचन ग्रंथि होता है, जिसको अग्न्याशय की ग्रंथि कहते हैं, सॉरी, आत की ग्रंथि कहते हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे, आत की ग्रंथि। अच्छा, ये आत की ग्रंथि है, तो ये क्या कर रहा होगा, पाचन रस बना रहा होगा। ठीक है, अच्छा, इसके पाचन रस को हम बोलते हैं सक्कस एंटेरिकस, पूरा एक ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, सक्कस एंटेरिकस। ठीक है, तो अगर हम बात करें, तो ये जो जेजुनम में ग्रंथि है, इसको हम क्या बोलते हैं, आंत की ग्रंथि, जो पाचन रस बना रहा, पाचन रस का नाम क्या, सक्कस एंटेरिकस। इसके अलावा बात सुनिए, यहाँ पे अवशोषण हो रहा, देखिए पाचन के लिए क्या ग्रंथि है, लेकिन अगर अब अवशोषण का बात करें, तो अवशोषण करता कौन है, अवशोषण करने का मेन काम है विलायी का। ठीक है, तो क्या इसमें विलायी होता है, ठीक है, तो इसमें विलायी होता है। ठीक है, कैसा होता है, तो इसमें उंगली के समान, ठीक है, इसमें उंगली के समान, ठीक है, या फिंगर लाइक, उंगली के समान विलाई पाया जाता है, जो क्या करता है, अवशोषण करने का काम करता है। ठीक है, कैसे, ध्यान से देखिए, अगर हम बात करें, तो मान लेते हैं ये जेजुनम है। ठीक है, ऐसा, ठीक है, ये कौन है, ये जेजुनम वाला पार्ट है, इस तरीका से ये मान लेते हैं जेजुनम, ऐसा। ठीक है, इस जेजुनम के दीवारों में यहां पर इस तरह से क्या है, आत की ग्रंथि है, यहां पे कौन है, आत की ग्रंथि, जो क्या करेगा, रस बनाएगा, सक्कस एंटेरिकस। देखिए होता ही है इस, अच्छा, इसके अलावा क्या होता है, यहाँ पे ऐसा फिंगर जैसा विलाई है, इस विलाई के अंदर ब्लड वेसल्स का सप्लाई होता है। ठीक है, ऐसा,
इसमें क्या होता है, रक्त वाहिनी का सप्लाई इस तरह से, यानी इसके अंदर रक्त वाहिनी पाया जाता है, तभी तो अवशोषण होगा। तो यहाँ पे होता है, ये जैसी भोजन आता है, ये मान लेते हैं भोजन है, फूड, जैसे फूड आएगा तो इस पे क्या होगा, रस का निष्कासन, और जैसे ही रस का निष्कासन होगा तो क्या होता है, छोटा छोटा भाग में टूट जाता है। ये बनाता क्या है, ये ग्लूकोज बनाता है। अभी जो ग्लूकोज बना, ये ग्लूकोज क्या होता है, यहाँ से विलाई से होते हुए कहाँ चल जाएगा, रक्त वाहिनी में। इस प्रक्रिया को आप क्या बोलते हैं, अवशोषण बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भोजन का अवशोषण हो जाएगा। ठीक है, बस ध्यान ये रखना है कि जेजुनम में जो विलाई होता है वो उंगली के समान होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं कि इसका तीसरा पार्ट का, जिसको हम इलियम कहते हैं। अगर इलियम का बात करें तो इलियम भी बिल्कुल सेम होता है, उसी प्रकार से सब कुछ सेम। ठीक है, यहाँ पे भोजन का पाचन होगा और भोजन का अवशोषण होगा। ठीक है, बस अंतर ये है, अच्छा, यहाँ पर जो पाचन होने के लिए ग्रंथि है उसको भी हम क्या बोलेंगे, आत की ग्रंथि बोलते हैं। और वो जो रस बनाएगा पाचन रस, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको सक्कस एंटेरिकस बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे भी क्या होता है, इस तरह से ग्रंथि पाया जाता है। ठीक है, यहाँ भी क्या है, इस प्रकार से ग्रंथि पाया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आत की ग्रंथि, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आत की ग्रंथि बोलते हैं। ये आत की ग्रंथि क्या करेगा, पाचन रस बनाएगा। ये क्या करेगा, पाचन रस बनाएगा। अच्छा, इसके पाचन रस को फिर से वही बात बोलना है, सक्कस एंटेरिकस, इसको हम क्या बोलेंगे, सक्कस एंटेरिकस बोलेंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, बस अंतर ये है ना कि यहाँ पे देखिए जेजुनम में क्या होता है, फिंगर यानी अंगुली के जैसा विलाई था, यहाँ पे अंगुली के समान नहीं होता है, यहाँ पे होता है मशरूम के जैसा। और फिर से इसमें क्या होगा, ब्लड वेसल्स का सप्लाई होगा। ठीक है, जो कहीं ना कहीं अवशोषण में क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, मशरूम जैसा, ठीक है, मशरूम के समान, मशरूम के, मशरूम के समान विलाई होता है, विलाई होता है। ठीक है, जिसका मेन काम क्या है, पाचन अवशोषण करना। ठीक है, चलिए, तो बस यही अंतर है इसमें जेजुनम में और इलियम में। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जैसे ही छोटी आंत खत्म होता है, यहाँ पे क्या हुआ, छोटी आंत खत्म होगा। अब जैसे ही छोटी आंत खत्म होगा तो यहाँ पे एक छोटा सा हिस्सा होता है, जिसको बोलते हैं सीकम। तो अगला जो हमको बात करना है, वो बात करना है किसके बारे में, सीकम के बारे में। तो अगर सीकम के बारे में बात करें तो सीकम, देखिए सीकम जहाँ पे शुरू होता, वहां पे खत्म कौन हुआ, छोटी आंत। और सीकम के जस्ट बाद स्टार्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। ठीक है, तो सीकम जो है ना, ये एक कनेक्शन है किसके बीच का, स्मॉल इंटेस्टाइन का और लार्ज इंटेस्टाइन का। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि ये छोटी आंत एवं एवं बड़ी आंत को, एवं बड़ी आंत के बीच पाया जाता है, बीच पाया जाता है। ठीक है, इसका मेन ये कहाँ होता है, तो ये छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच पाया जाता है। अब सवाल, इस पे एक सवाल ऐसा हम देखें कहीं पर कि इसमें सवाल पूछा जाता है कि छोटी आंत और बड़ी आंत को जोड़ने का काम कौन करती है, तो वो कौन होगा, सीकम ही होगा। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान रखना। अब एक ध्यान रखिए कि जो सीकम एक ऐसा, ये एक ऐसा फूला हुआ रचना है। ठीक है, इस तरीका से, जिसके पीछे, जिसके पीछे अगर हम बात करें तो यहाँ पे कौन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंत है। और वहीं पे यहाँ आगे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे कौन है, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, यहाँ पे कौन है, लार्ज इंटेस्टाइन, और पीछे में कौन है, स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके अलावा अगर बात करें तो इसमें क्या होता है, इस तरह से छोटा छोटा जीवाणु पाया जाता है, एक सिम्बायोटिक जीवाणु। सिम्बायोटिक कहने का मतलब क्या हुआ, जो हम लोग को हानि नहीं पहुंचाएगा। ठीक है, तो ये लाभदायक जीवाणु होता है।
सीकम में क्या होता है? लाभदायक जीवाणु होता है, ठीक है, जिसका नाम दिया गया ई कोलाई, हिस्टेरिया कोलाई इसको हम बोल देते हैं, ये ई कोलाई। अच्छा, इसका काम क्या है समझिएगा। इसका मेन काम है, देखिए हम लोग जब खाना पचाते हैं तो पूरा पूरा खाना पचता नहीं, कुछ भोजन क्या होता है ऐसे ही रह जाता है, यानी अच्छा जो भोजन अपचा रह जाएगा ना, ये मान लेते हैं क्या है, अपचा भोजन। अब जो अपचा भोजन है वो हमारे काम का है नहीं, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, अपशिष्ट पदार्थ बोल देते हैं। इसको हम क्या बोल देते हैं, अपशिष्ट पदार्थ बोल देते हैं। अब समझिएगा, ये अपशिष्ट पदार्थ क्या होगा, छोटी आंत से निकल करके कहाँ इंटर करेगा, सीकम में। अब जैसी सीकम में आता है ना, जैसी सीकम में आता है तो इस अपशिष्ट पदार्थ से ये बैक्टीरिया क्या करता है, ऊर्जा निकाल लेता है। बैक्टीरिया क्या करेगा, ऊर्जा निकाल लेता है, ठीक है। अच्छा, ऊर्जा निकालने के बाद ये बैक्टीरिया क्या करेगा ना, बदले में हम लोग को बना कर देता है क्या, विटामिन के। ये विटामिन के काफी इंपॉर्टेंट, क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, रक्त को थक्का बनाने का काम करता है, थक्का बनाने का कार्य करता है। इसका मेन काम क्या है, रक्त को थक्का बनाना। किसका, विटामिन के का। जो कौन बना रहा है, ई बना रहा है, इसे हिस्टेरिया कोलाई यानी ई कोलाई बना रहा है। कैसे बना रहा है, अपशिष्ट पदार्थ से ऊर्जा को खींच के, यानी अपशिष्ट पदार्थ के मात्रा को कम कर देगा। अपशिष्ट पदार्थ का मात्रा कम हो जाएगा तो इसको हम क्या कर सकते हैं, हल्का हो जाएगा ना ये। और जैसे ही हल्का हो जाएगा तो इसको अधिक दिनों तक बोल सकते हैं, या फिर अधिक दिनों तो नहीं बोलेंगे, लेकिन लंबे समय तक क्या करेंगे, इसको जमा रख सकते हैं। अब जैसी सारा कहानी यहाँ पे हो जाएगा तो ये अपशिष्ट पदार्थ यहाँ से कहाँ निकल जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। यानी अब कहानी किसका शुरू होगा, लार्ज इंटेस्टाइन का, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन का बात करें, यानी कि बड़ी आंत का। तो अगर बड़ी आंत का बात किया जाए तो बड़ी आंत में आप क्या बोल सकते हैं कि बड़ी आंत का जो व्यास होता है वो छोटी आंत से अधिक होता है एवं लंबाई क्या होता है, कम होता है। तो एक लाइन तो यही बोल सकते हैं कि इसका व्यास छोटी आंत से अधिक होता है एवं लंबाई कम होता है, कम होता है, ठीक है। अगला बात, बड़ी आंत में अगर हम बात करें तो इसमें किसी प्रकार का पाचन ग्रंथि नहीं है, ध्यान रखें, इसमें किसी प्रकार का पाचन ग्रंथि नहीं है, यानी कि यहाँ पर भोजन का पाचन नहीं होगा। यहाँ पे भोजन का पाचन नहीं होता। अब बात ये भोजन का पाचन नहीं होता है तो फिर क्या होता है, तो ध्यान रखिए, यहाँ पर केवल और केवल, यहाँ पर केवल और केवल क्या होता है, जल का अवशोषण। यहाँ पे क्या होता है, जल का अवशोषण होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, और क्या करता है ये, तो इसका और काम है अपशिष्ट पदार्थ को सीकम से रेक्टम तक ले जाना। ये क्या करता है, तो हम बोल सकते हैं ये अपशिष्ट पदार्थ को, अपशिष्ट पदार्थ को सीकम से रेक्टम तक ले जाता है, ले जाता है। तो इसका मेन काम क्या है, अपशिष्ट पदार्थ को सीकम से कहाँ ले जाना, रेक्टम तक ले जाना। अच्छा, ये दिखाई कैसा देगा, तो इसको हम बनाने का कोशिश करते हैं। इसे मान लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक सीकम ऐसा, और पीछे कौन रहेगा, तो पीछे रहेगा स्मॉल इंटेस्टाइन, और इसके आगे शुरू कौन हो जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, ऐसा। ये लार्ज इंटेस्टाइन इस तरह की चलते रहता है, जाके अंत में क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। यहां पर जाकर रेक्टम में ये जुड़ जाएगा,
ठीक है, मान लेते हैं ये रेक्टम है। ठीक है, मलाशय बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? मलाशय बोलते हैं। ठीक है, बाहरी ओपनिंग जो है इसको हम क्या बोलते हैं? मल द्वार बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां तक है कौन? लार्ज इंटेस्टाइन। यहां से यहां तक कौन है? लार्ज इंटेस्टाइन। अब सुनिए, जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसको भी क्या किया? तीन पार्ट में डिवाइड किया गया। कैसे? देखिए ये कौन है हमारे पास? ये हम लोग के पास है अपशिष्ट पदार्थ, जो अभी अभी कहां से आया है? सीकम से। ये क्या होगा? यहां से ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है, यहां से फिर इस तरह से, इस तरीका से क्या होगा? आगे बढ़ेगा। और ये फाइनली जाके क्या होता है? यहाँ पे जमा हो जाता है। कहाँ? रेक्टम। ठीक है, तो हम बात करें तो ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसको क्या किया गया है? तीन पार्ट में डिवाइड किया गया। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन को कितना पार्ट में डिवाइड किया गया है? तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा पार्ट में डिवाइड किया गया है? तो एक है ऊपरी गामी कोलोन, एक है अनुप्रस्थ कोलोन। ठीक है, और तीसरा होता है अधोगामी कोलोन। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट पार्ट दिखाई दे रहा है जहां पे अपशिष्ट पदार्थ कहाँ जा रहा है? ऊपर की ओर जा रहा है। तो ऊपर की ओर जो जा रहा है ना, उस भाग को, जिस भाग में अपशिष्ट पदार्थ को ऊपर की ओर ले जाया जा रहा है उस भाग को आप बोलते हैं ऊपरी गामी कोलोन। ठीक है, तो यहां पर से यहां तक, यहां से यहां तक, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ऊपरी गामी कोलोन। ठीक है, यहां से यहां तक इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ कोलोन। ठीक है, यहां से यहां तक इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? अधोगामी कोलोन। अधोगामी कोलन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या तीन पार्ट है बड़ी आंत का, जहां पे क्या होगा? केवल और केवल भोजन का, सॉरी, जल का अवशोषण। अब एक लास्ट पार्ट बच गया है। कौन सा? रेक्टम। रेक्टम पे तो एक ही बात बोल सकते हैं, ये क्या करता है? ये अपशिष्ट पदार्थ को जमा करने का कार्य करता है। ठीक है, तो ये काम है किसका? रेक्टम का। ठीक है, अब जैसे ही रेक्टम भर जाता है ना, तो क्या होगा? अपशिष्ट पदार्थ मल द्वार के द्वारा क्या हो जाए? वातावरण में चला है। ठीक है, तो ये पूरा चैप्टर था हम लोग का, जो हम लोग पूरा पढ़ लिए हैं। ठीक है, अब देखिए इसका डिटेल अगर आप बात करते हैं तो डिटेल ईयर लॉन्ग कोर्स में पढ़ाया जाता है। ठीक है, आपको हम यहाँ तक तो पढ़ा दिए। ये केवल देखिए रिवीजन पर्पज से, ये कोई आपको डिटेल में बिल्कुल नहीं पढ़ाया जाएगा। ये यहाँ पे वही बातें किया जाएगा जो एग्जाम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है। इधर उधर की बातें बिल्कुल भी नहीं, जो है सीधा एकदम बताया जाएगा। ठीक है, और कुछ भी नहीं। ठीक है, चलिए, तो इसमें अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि कुछ छूट गया है, ठीक है, तो उसमें कोई कंप्लेन करने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये कोई हमारे पास ईयर लॉन्ग कोर्स तो है नहीं। ये एक रिवीजन कोर्स है जो कम समय में ज्यादा चीज आपको बताया जा रहा है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिए। ये हम इतना हम बोल सकते हैं कि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, हमारे पास सफिशियंट है ये, इससे अधिक तो नहीं आ सकता। ठीक है, तो इस बात को हम गारंटीड बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो इतना ध्यान रखते हैं। बाकी अगले बार में एक नए चैप्टर के साथ हम लोग मिलेंगे। ठीक है, और बात करेंगे।